वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। शहर में पली बड़ी हुई एक अमीर परिवार की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ छोड़ देता है। ऐसे में उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसकी शादी गांव के एक किसान से करवा देते हैं, जो कि उसकी सच्चाई जानकर उसे स्वीकार करता है। इस लाइफ को अपनी हीरोइन एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पे स्वीकार कर लेती है। पर उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से अपना लिया, या फिर उस किसान को छोड़कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा मिली? आखिर इन दोनों की लाइफ बदली या नहीं, ये सब बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है आज की मूवी में, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। नाम था द मैजिक ऑफ ऑर्डिनरी डेज। बड़ी लंबी मूवी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी कहानी की हीरोइन ओलिविया के साथ, जो कि ट्रेन में कहीं जा रही है। साल है 1944, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। ओलिविया को देखते पता चल जाता है कि ये अमीर परिवार की लड़की है, लेकिन उसके चेहरे पे ना उदासी छाई हुई है, पता नहीं क्यों। वैसे उसका कारण यह है कि उसे एक सोल्जर से प्यार हो गया था और उसके जरिए ओलिविया प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन उस सोल्जर ने ओलिविया का साथ छोड़ दिया। ओलिविया के पिता को समाज का डर था कि अगर बिना शादी के ओलिविया का बच्चा हुआ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने गांव के एक पादरी से बात करके ओलिविया की शादी वहां के किसान से तय करवा दी, जो कि ओलिविया के बारे में जानते हुए भी उससे शादी करने को तैयार हो गया था। एक और ओलिविया को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, तो दूसरी ओर उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी तय कर चुके हैं और उन्होंने ओलिविया को उस गांव के लिए रवाना भी कर दिया। इसीलिए ओलिविया इतनी उदास है दोस्तों। एक और तो उसे पिता की बातें याद आती हैं कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगा, तो दूसरी ओर उसकी छोटी बहन सिल्विया, जिसने ये कहा था कि दीदी तुम फिलहाल ये शादी कर लो और गांव में रहो, और अगर वो लाइफ रास ना आए तो यहाँ वापस शहर चली आना। तो ये सारी बातें सोचते सोचते ओलिविया उस छोटे से गांव के स्टेशन में उतरती है। स्टेशन पर दोस्तों उसके पापा का दोस्त यानी वो पादरी लेने के लिए आया होता है। वो ओलिविया को सबसे पहले तो गांव ले जाकर उस किसान से मिलवाता है जिसने ओलिविया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। उसका नाम है रे। बहुत ही नरम दिल है, शांत है, सब्र से काम लेने वाला मेहनती इंसान है। उतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ईमानदार है दोस्तों, और खेती उसकी जिंदगी है। रे की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है मार्था, और रे उसे बहुत मानता है। उसी के कहने पे रे इस शादी के लिए माना है दोस्तों। वैसे खैर, रे और ओलिविया की ये पहली मुलाकात है और रे काफी शर्माता भी है। ओलिविया के साथ आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता, पर ओलिविया डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? मैं देखो प्रेग्नेंट हूँ, और जब मेरा बच्चा होगा तो क्या आप उसको अपनी ही औलाद मानेंगे? अगर आपको मेरे पास्ट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो रे कहता है कि मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना, आप पर जो भी बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। मुझे आपके लिए दुख हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे शादी करना मंजूर है। आपको जो बच्चा होगा वो मेरी भी औलाद होगी। ओलिविया के पास रे से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं, और वो काफी अच्छा इंसान मालूम होता है, तो ओलिविया शादी के लिए मान जाती है दोस्तों। फिर क्या होना था, तुरंत दोनों की शादी होती है। सिर्फ रे की बहन मार्था और उसके पति आए होते हैं। इनके अलावा रे का कोई और है नहीं दोस्तों। लेकिन वो बेचारा वेडिंग रिंग घर पे भूल आया था, तो घबरा जाता है, क्या करूं? पादरी कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग रजिस्टर पे साइन कर दो, मैं शादी रजिस्टर करवा दूंगा। और इस तरह इनकी बढ़िया से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोस्तों मार्था ओलिविया से बहुत प्यार से बातें करती है और कहती है, अगर किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना। फिर रे और ओलिविया रे के घर रहने के लिए चले जाते हैं। मार्था उनके लिए खाना पैक करके दे देती है। रे के एक छोटे से ट्रक में दोनों निकल जाते हैं। बहुत दूर का सफर होता है, क्योंकि रे का घर टाउन से दूर खेतों के बीच है दोस्तों। रे वहाँ पे वैसे अकेला रहता है, पर अब ओलिविया आ गई है तो ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे। अब उस जगह और वहाँ का माहौल देखकर ओलिविया जरा संकोच तो करती है, क्योंकि वो ठहरी शहर में पली अमीर घर की लड़की, लेकिन अब इस गांव में सुनसान जगह पे रे के साथ रहना होगा तो थोड़ा एक अलग सी हिचकिचाहट आती है। रे से उसकी शादी हो चुकी है वैसे, फिर भी वो ओलिविया के लिए एक अजनबी ही तो है। ओलिविया पूछती है क्या यहाँ आसपास कोई नहीं रहता? तो रे कहता है कि मार्था दीदी सबसे पास रहती है, लेकिन वो जगह भी यहाँ से 4 या 5 मील की दूरी पर है। इससे ओलिविया को थोड़ा डर भी लगता है कि अगर रे खेत पे काम करने चला जाएगा और मैं घर पे अकेली रहूंगी और इमरजेंसी में मदद के लिए कोई चाहिए हो तो मैं किसे बुलाऊं? फिलहाल तो रे उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है दोस्तों, लेकिन मतलब क्या पता आगे चलकर उसका असली रूप कुछ और निकले, कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ है। यही सारी बातें सोचते सोचते ओलिविया अंदर जाती है। रे उसके साथ बहुत बढ़िया इज्जत से पेश आता है, आप कहकर बातें करता है। ये घर ओलिविया के घर से छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। घर का इंटीरियर भी काफी अच्छा है। उस समय के मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फ्रिज वगैरह भी होते हैं रे के पास। लगता है रे कोई गरीब किसान नहीं है, उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन बर्ताव में सादगी है। रे खुद ही ओलिविया का सामान ऊपर लेकर जाता है और एक कमरा दिखाता है जो कि मार्था का कमरा है। वो कहता है कि जब भी मार्था और उसका परिवार यहाँ पे आते हैं तो वो यहीं रहते हैं। फिर वो ओलिविया को उसका कमरा दिखाकर कहता है, यहाँ मेरे पेरेंट्स रहा करते थे, पर वो युद्ध के दौरान मारे गए, आज से ये कमरा तुम्हारा है। ओलिविया ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रे उसको अलग कमरा देगा, लेकिन यहाँ पे रे की ईमानदारी और डिसेंसी समझ पाती है वो। पास ही एक और कमरा होता है जो कि रे के छोटे भाई का कमरा था। तब रे बताता है कि मेरा भाई पर्ल हार्बर बॉम्बिंग में मारा गया था। ओलिविया पूछती है यहाँ पे टेलीफोन नहीं है क्या? तो रे कहता है कि फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि इतनी दूर कनेक्शन नहीं
दिया जाता। हाँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उसका इंतजाम कर दूंगा। तो यहाँ से सबसे नजदीकी टेलीफोन बूथ कहाँ पे होगा बताओ रे। रे कहता है 5 मील की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है, वहीं पे टेलीफोन बूथ और पोस्ट ऑफिस भी है। अच्छा, तो कल आप मुझे वहाँ लेके जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा, रे कह देता है। फिर दोनों मार्था का दिया हुआ खाना खाते हैं। रे कहता है कि मैं कल ही किराने का सामान वगैरह ले आ जाऊंगा, आपको बनाना क्या क्या आता है वैसे? तो ओलिविया कहती नहीं नहीं, मैं अभी किचन की तरफ गई नहीं, मेरे घर में कुक होते थे, वही खाना बनाते थे। हाँ, पर मैं सीख जाऊंगी, अगर पास में कोई लाइब्रेरी हो तो मैं कुक बुक्स पढ़कर पका लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी तो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। ओलिविया चौंक जाती है कि 1 घंटा। खैर, रे कहता है कि पादरी ने बताया था आप बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, तो ओलिविया कहती है मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ी है। रे कहता है देखो मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मेरे लिए तो ये खेत, यहाँ का काम, यही सब कुछ है। इस तरह वो अपनी बातें उसको क्लियर कर देता है। खाने के बाद रे ओलिविया के जूठे प्लेट्स वगैरह उठा के लेके जाता है और बर्तन धोकर सफाई से रख देता है। ओलिविया को ये सब देखकर हैरानी तो होती है कि क्या कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है क्या? वो पूछती है कि आपने मुझसे शादी करने के लिए प्लीज बताइए हाँ क्यों कहा? तो वो कहता है कि चर्च के पादरी ने मुझे आपके सिचुएशन के बारे में बता दिया था, मेरी दीदी ने भी मुझे शादी कर लेने की सलाह दी, इन सबसे बढ़कर मुझे खुद के लिए लगा कि भगवान की भी यही इच्छा है, बस इसीलिए मैंने हाँ कर दी। फिर रे अपने कमरे में चला जाता है और ओलिविया अपने कमरे में जाती है। ओलिविया ने दोस्तों एक छोटा लॉकेट पहना होता है जिसमें उसने अब तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो रखी हुई है। लगता है ओलिविया उसे भुला नहीं पाई। वो रोती है कि मैंने इस पर इतना भरोसा किया लेकिन ये मुझे छोड़कर चला गया। और अगले दिन ओलिविया बाहर आती है तो रे का डॉग उसको देखकर भौंकने लगता है। ओलिविया डर जाती है तो रे कहता है नो फ्रैंकलिन, उन्हें मत डराओ, वो मालकिन है तुम्हारी। इस तरह बोलकर वो किराने का सामान लेने आता है। अब ओलिविया कहती है कि मुझे अपने घर फोन करना है, मुझे टाउन ले चलोगे क्या? रे कहता है ठीक है, और दोनों निकल जाते हैं टाउन के लिए। यहाँ के सारे खेत रे के हैं दोस्तों। वैसे ओलिविया पूछती है इतने बड़े बड़े खेत आप अकेले संभालते हैं क्या? तो रे कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे और भी लोग काम करते हैं, मैं भी उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। मेरे अलावा मार्था और उसका पति भी खेती का काम करते हैं, सभी मिलकर मैनेज कर लेते हैं। अगले सीन में दोनों उस टाउन में पहुंच जाते हैं। ओलिविया फोन बूथ में जाती है और रे कहता है कि आप अपनी बात कर लीजिए, तब तक मैं लाइब्रेरी जाकर कुकिंग की कुछ बुक्स लेके आ जाता हूँ। तो रे लाइब्रेरी में जाकर एक कुक बुक ले आता है और साथ ही एक और बुक भी लेता है जिसमें प्रेग्नेंट औरत की केयर करने के बारे में सारी चीजें लिखी होती है। मतलब रे ओलिविया को अपनी पत्नी मान चुका है और प्रेगनेंसी के दौरान उसका पूरा ख्याल रखना चाहता है। दूसरी ओर ओलिविया अपनी बहन सिल्विया से बात कर रही होती है। सिल्विया की शादी हो चुकी है दोस्तों और वो अपने पति के साथ रहती है। अब यहाँ ओलिविया रोती है, कहती है पापा मुझे मेरे किए की सजा देना चाहते थे क्या सिल्विया? और लगता है बहुत बढ़िया सजा दी उन्होंने मुझे। मेरा पति टाउन से दूर, इंसानों से दूर, एक सुनसान जगह पे रहता है, एक छोटे से घर में, बात करने के लिए भी आसपास कोई नहीं है। ऐसी जगह पे एक अजनबी के साथ मुझे अब गुजारा करना पड़ेगा, बताओ। ये सब जानकर पापा बड़े खुश हो रहे होंगे ना? तो सिल्विया पूछती है तुम रो क्यों रही हो दीदी, क्या वो आदमी तुम्हें परेशान करता है, बुरा आदमी है? ओलिविया कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो सिल्विया कहती है तुम कोई वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी रहोगी, कुछ दिन मैनेज कर लो, फिर कोई बहाना करके उसे छोड़कर आ जाना। तो ओलिविया कहती है हाँ मुझे वही करना पड़ेगा। वैसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला क्या उसने मेरे खतों का जवाब भेजा है? सिल्विया कहती नहीं, वो उसी एड्रेस पे रहता है और शायद तुम्हारे खत पढ़ भी रहा है पर जवाब नहीं लिख रहा। ओलिविया बहुत दुखी हो जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ऐसे धोखा दे दिया। वेल दोस्तों, इस तरह ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड की यादों को दिल में समाये हुए रे के साथ एक झूठी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो चुकी है। पर वहाँ बेचारा रे तो ओलिविया को अपनी पत्नी मानकर उसकी केयर करने में लगा हुआ है। ओलिविया को ड्राइविंग नहीं आती तो वो उसको ड्राइविंग सिखाता है। खेतों में जापानीज को काम करते हुए देखकर ओलिविया पूछती है ये लोग यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? तो जवाब में रे युद्ध के दौरान दूसरे देशों के लोगों पर किए जाने वाले जुल्म के बारे में बताता है। वो कहता है क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है तो यहाँ जो जापानीज लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं उन्हें अमेरिकन सरकार ने एक रिलोकेशन कैंप में लगभग कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये लोग अपनी जापानीज सरकार को यहाँ की कोई जानकारी दे देंगे, इसीलिए इनको कैंप्स में बंद करके रखा हुआ है। लेकिन उन कैंप्स में इनको बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम करने पे मजबूर किया जाता है, पता है? यहाँ तक कि सरकार इन लोगों को ऐसे खेतों में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने पे मजबूर कर देती है और बदले में हमसे पैसे लेती है, बताओ। ओलिविया दोस्तों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन लेती है। फिर संडे को वो चर्च जाते हैं। मार्था अपनी बेटी को लाई होती है जिसका नाम रूथ है। रूथ को ओलिविया बहुत पसंद आ जाती है और वो ओलिविया के ड्रेस और उसके हेयर स्टाइल वगैरह पे फिदा हो जाती है। वहाँ आए हुए दूसरे लोग भी ओलिविया को निहारते हैं क्योंकि उसके तौर तरीके, उसका मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस, ये सब उन्हें भा जाता है। दो बुजुर्ग औरतें रे से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है बेटा? तो रे कहता है ये मेरी वाइफ है। अब वो दोनों चौंक जाती हैं कि हमें बिना बताए शादी भी कर ली तुमने, वाओ। अब रे उनको बता तो नहीं सकता ना कि उसने शादी क्यों की है, मतलब मजबूरी क्या थी। सच पता चल जाएगा तो ओलिविया के साथ न जाने वो लोग क्या व्यवहार करेंगे, इसलिए रे कोई बहाना करके उनकी बातें टाल देता है। अब वो रे की टांग खींचती है कि तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे। फिर वो चर्च से बाहर निकलते हैं तो पास ही में एक लेटर बॉक्स होता है। ओलिविया कहती है मुझे न अपनी बहन को एक खत डालना है। असल में दोस्तों वो सिल्विया
को नहीं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए खत लिख कर लाई थी। उसे अभी भी उम्मीद है कि उसका बॉयफ्रेंड जवाब देगा, इसीलिए वो रे से छुपकर उसे खत लिख रही है। कुछ दिन बढ़िया बीत जाते हैं। रे ओलिविया को उस इलाके की सैर करवाता है। शहर के मुकाबले में यहाँ काफी शांति है, साफ हवा पानी है, हर तरफ हरियाली है और ये सब ओलिविया को ना धीरे धीरे अपनी ओर अट्रैक्ट कर जाता है। ओलिविया को स्विमिंग करने का बड़ा मन होता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ये झील खतरनाक लगती है, कहीं कोई मगरमच्छ आके काट गया तो। रे कहता है कोई बात नहीं, एक स्विमिंग पूल का इंतजाम कर दूंगा। और एक दिन ओलिविया घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो वो खेतों की ओर निकल पड़ती है जहाँ पे वो जापानीज औरतें काम कर रही होती है। एक जगह पे दो जापानीज लड़कियां खुसर फुसर कर रही होती है। ओलिविया को देखते दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं वो गप्पे लड़ाने के लिए हमें डांट न दे। तो ओलिविया कहती नहीं नहीं घबराओ मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी, एंजॉय करो। अच्छा वैसे तुम लोग किस बारे में बात कर रही थी, बताओगे क्या? ये दोनों बहनें हैं दोस्तों, छोटी का नाम है फ्लोरी और बड़ी का रोज। उनके हाथ में एक नोटबुक होता है। वो बताती हैं कि यहाँ तरह तरह की तितलियां हैं, हम उन्हें ड्रॉ कर रही थी। तो ओलिविया उसका नोटबुक लेकर देखती तो सच में दोस्तों इन दोनों ने ढेरों तरह की तितलियों की ड्रॉइंग्स बनाई होती हैं और हर एक का नाम भी लिखा होता है। अब इतने में फ्रैंकलिन भौंकने लग जाता है, तो दोनों बहनें कहती हैं कि अब हम चलती हैं, अगर हमें किसी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। अब यहाँ ओलिविया फ्रैंकलिन को डांटती है कि बड़ी मुश्किल से दो लोग मिले थे बात करने को, उनको भी डरा कर भगा दिया तुमने, चलो जाओ यहाँ से। फिर रे ओलिविया को हर महीने चेकअप के लिए टाउन के हॉस्पिटल में लेके जाता है दोस्तों। डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। अब बाहर आकर ओलिविया रे से कहती है कि जब 6 महीने के बाद बच्चा होगा तो हमारी शादी को भी 6 ही महीने हुए होंगे, तब तो चर्च में सभी को पता चल जाएगा, लोग मुझे तो ताने मारेंगे, साथ ही तुम पर भी उंगली उठाएंगे, तुम्हारी भी बदनामी होगी। मुझे पता नहीं तुम उन सब चीजों से कैसे सामना करोगे। ओलिविया इस बारे में बहुत ही टेंशन में होती है, लेकिन लगता है रे या तो बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही भोला। वो कहता है कि लोग कुछ क्यों कहेंगे, मुझे बदनाम क्यों करेंगे बताओ, देखो ना यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारी भलाई सोचते हैं, वो ना तो तुम्हें बुरा बोलेंगे और ना ही मुझे। पर ओलिविया को उसको देखकर बहुत हैरानी होती है कि शायद ये अकेला रहता था, इसलिए दुनिया के तौर तरीकों के बारे में, लोगों के बारे में, लोग कैसा सोचते हैं इसके बारे में इसको पता नहीं है बेचारे को। ये सभी को अपनी तरह बहुत ही अच्छा समझता है और शायद इसीलिए पादरी के कहते ही ये मुझसे शादी करने को भी तैयार हो गया, वरना कोई दूसरा थोड़ी होता तैयार। खैर घर आकर ओलिविया कुक बुक में पढ़कर पहले ऑमलेट बनाती है। रे कहता है बहुत बढ़िया बनाया तुमने, लेकिन उसके रिएक्शन से लगता है कि मिर्ची ज्यादा हो गई। तभी दोस्तों बाहर खुदाई करने के लिए एक मशीन आई होती है। ओलिविया पूछती है ये किसके लिए लाए हो? तो रे कहता है अरे तुमने स्विमिंग पूल के लिए बोला था ना, उसकी खुदाई करने के लिए मैं इसको लेकर आ गया हूँ। तो ओलिविया चौंक जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा था कि उसको स्विम करना है और झील में स्विम करने से डर लगता है। उसने सोचा भी नहीं था कि रे इतना कुछ करने को तैयार हो जाएगा। तभी मार्था का परिवार भी आ जाता है वहाँ पे। रोथ के अलावा मार्था के 2 बेटे भी हैं दोस्तों। रोथ ओलिविया से कहती कि देखा आंटी, मैंने माँ से कहकर आप जैसा बिल्कुल देखो सेम टू सेम हेयर स्टाइल बनवा दिया। रे खुद ही गड्ढा खोद रहा होता है दोस्तों बाहर, हालांकि उसे उस मशीन को ठीक से ऑपरेट करना तक नहीं आता। नीचे से उसका जीजा उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। रे उसे फॉलो तो करता है, लेकिन मशीन उसका कहा बिल्कुल भी नहीं मानती। और वैसे यहाँ पे काफी मस्ती चल रही होती है। तो दूसरी ओर ओलिविया, मार्था और रोथ बैठकर बातें कर रही होती है आपस में। मार्था और उसका परिवार भी रे की तरह बहुत ही इनोसेंट और नरम दिल है दोस्तों। वो ओलिविया से होने वाले बच्चे के बारे में, उसकी सेहत के बारे में हालचाल पूछती है। अब उसकी बातों से ओलिविया को लगता है जैसे कि ये लोग ओलिविया और उसके होने वाले बच्चे को अभी से अपना चुके हैं, मतलब अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं अभी से। तो ये बात ओलिविया को और भी अच्छी लग जाती है, क्योंकि ओलिविया ने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की थी। तो वो कहती है कि मुझे पुरातन चीजों में बड़ी दिलचस्पी है। तो मार्था कहती है कि हमारे दादा दादी का घर इसी इलाके में है, वहाँ तुम्हें देखना कई पुरातन चीजें मिलेंगी। ओलिविया समझ जाती है कि ये लोग इस गाँव और पास के टाउन के अलावा और कहीं गए ही नहीं, लगता है यही इनकी दुनिया है। तो तभी मार्था ये भी कहती है कि हमारा सबसे छोटा भाई वो दुनिया घूमता है, पर बदकिस्मती से युद्ध में मारा गया। दूसरी ओर दोस्तों रे और उसका जीजा मिलकर गड्ढा खोदने के काम पे लगे होते हैं, खेल रहे होते हैं। गड्ढा खोदना शायद इनके बस की बात नहीं, इसीलिए मजे करते हैं। कुछ दिन के बाद मार्था का आता है बर्थडे। सभी डांस कर रहे होते हैं मजे से। रे को भी डांस करने का मन करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ओलिविया उसके साथ डांस करना चाहेगी या नहीं। मतलब सोचता है पता नहीं उसका मूड कैसा होगा। और ओलिविया भी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो खुद फिर रे का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो डांस करते हैं, मजा आएगा। तो दोनों बहुत ही बढ़िया डांस करते हैं। अगले सीन में ओलिविया अपने घर के किचन में होती है, तो रोज और फ्लोरी आ जाते हैं और कहती हैं कि हमें 10 मिनट का ब्रेक मिला है। तो ओलिविया अपना काम छोड़कर उनके साथ मस्त गप्पे लड़ाने बैठ जाती है। फ्लोरी बहुत ही नटखट मालूम होती है दोस्तों। कहती है अगर हम 10 मिनट से ज्यादा भी ब्रेक ले लेंगी तो आप कुछ कहेंगी तो नहीं ना, आखिर मालकिन तो आप ही हैं। तो ओलिविया कहती है ये खेत मेरे नहीं है, मेरे पति के हैं, वही है आपके मालिक, मैं नहीं। सभी मिलकर फिर जूस पीने लग जाती हैं। ओलिविया पूछती है ये युद्ध से पहले तुम दोनों कहाँ थी, क्या कर रही थी? तब वो बताती है कि हम कैलिफोर्निया में रहती थी, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद हमारे रोजगार हमसे छीन लिए गए और हमें यहाँ कैंप में लाकर रखा गया। हमारे पापा भी यही है और वो तो कहते हैं कि चाहे अमेरिका की सरकार हमारा रोजगार ही क्यों ना छीन ले, लेकिन हमें हमेशा अमेरिका के आम लोगों का शुक्रगुजार रहना है जिन्होंने हमें अपनाया।
अब वो ओलिविया से पूछती हैं कि शादी से पहले आप क्या करती थी। तो ओलिविया भी अपनी पढ़ाई के बारे में सब बताती है, अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं करती। लेकिन ओलिविया का पेट बड़ा हो रहा है, ये बात वो दोनों बहनें भी देख लेती है और कहती हैं कि देखिए ऐसे समय में आपको ढीले ड्रेसेस पहनने चाहिए, हम दोनों अच्छी सिलाई भी करती हैं, आप बस हमें कपड़ा दे दीजिए, हम आपके लिए बढ़िया सिल देंगे। कुछ देर के बाद दोनों चली जाती हैं। फिर मार्था के घर में रे और ओलिविया को दावत के लिए बुलाया जाता है। वहाँ रे बातों ही बातों में आर्कियोलॉजी की एक फेमस बुक के बारे में बातें करने लगता है। अब यहाँ ओलिविया एक बात समझ जाती है कि उसे जो कुछ भी पसंद है रे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और ओलिविया की पसंद की कद्र करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है। और यहीं पर ओलिविया को रे के लिए थोड़ा फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। फिर दोनों घर लौट रहे होते हैं। अब ओलिविया रे के करीब जाने की कोशिश करती है, लगता है उसे रे से प्यार हो गया। रे को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सच क्या है ये तो फिलहाल नहीं पता। घर आने के बाद रे कहता है गुड नाइट, तुम भी जाकर सो जाओ। पर जाने से पहले वो ओलिविया को किस करने उसके करीब जाता है, लेकिन वो झट से ना कहकर चली जाती है। थोड़ा सा बुरा लगता है रे को यार। ओलिविया को रे से प्यार जरूर होने लगा है, लेकिन एकाएक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये भी तो दिक्कत है। अगले दिन एक मॉडर्न कार वहाँ पे आती है। दरअसल ओलिविया की बहन सिल्विया आई होती है। अब इस जगह को देखकर वो पूछती कि ये जगह धरती पर है या किसी और प्लेनेट पे। नाम के लिए भी एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा। अपनी बहन को देखकर ओलिविया बड़ी खुश होती है, क्योंकि ये उसके लिए एक सरप्राइज था। ओलिविया कहती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ कुछ जापानीज वर्कर्स आते हैं, उनमें से 2 लड़कियां मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुकी है। फिर ओलिविया उसको घर के अंदर लेके जाती है। सिल्विया कहती है कि तुम यहीं पे पड़ी रहोगी तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी बहन, शहर चलो, मेरे घर आके रहो। वैसे मेरा पति जो आर्मी में है हमेशा घर से दूर ही रहता है, मैं बहुत ही अकेली हूँ, तो मेरे साथ रहोगी तो अच्छा होगा, तुम्हारी डिलीवरी भी मैं वहीं करवा दूंगी। पर ओलिविया हाँ नहीं करती। सिल्विया पूछती वैसे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को खत लिखा क्या, और क्या कोई जवाब मिला। तो ओलिविया कहती नहीं, शुरू में लिखा करती थी, लेकिन अब मैंने उसको खत लिखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि वो जवाब देगा। और तो और अब तो मुझे उससे प्यार है भी कि नहीं मुझे खुद भी नहीं पता। ये सुनकर सिल्विया हैरान हो जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसकी दीदी इस कदर बदल चुकी है। इतने में रे आता है तो ओलिविया अपनी बहन का परिचय देती है। रे को देखकर सिल्विया की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो किसान की कोई और ही छवि बनी हुई थी। पर रे तो वैसा बिल्कुल नहीं है ना, वो शहर के किसी भी हैंडसम आदमी से कम हैंडसम नहीं है। तो रे उससे 2-4 बातें करके चला जाता है चुपचाप। उस रात दोनों बहनें जी भर के गप्पे मारती हैं। सिल्विया कहती है कि तुमने पापा के कहने पे यहाँ आकर शादी कर ली, पर तुम्हें अपनी लाइफ और अपने करियर के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ आकर तुम अपनी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। और रही रे की बात, तो हम कोई नाटक करके उस पे शराबी होने का और तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगा देंगे। क्या जा रहा है, चर्च में पादरी से भी शिकायत कर देंगे और कोई ना कोई रास्ता पाकर वो तुम दोनों को अलग करवा देगा। इसी बहाने तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह देखा दोस्तों, ओलिविया को काफी कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, पर ओलिविया ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैं ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूंगी, और अगर बोल भी दूंगी तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि रे सच में बहुत अच्छा आदमी है। हर महीने में वो खरा सोना है और मैं उसके साथ ऐसा धोखा कभी कर नहीं सकती, और ना ही मैं उसे छोड़कर कहीं जाऊंगी। यार वो ना सिर्फ मुझसे प्यार करता है, बल्कि उसने मुझ पे इतना विश्वास किया है जितना किसी और पे नहीं किया, पापा ने भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तो अगले दिन सिल्विया तो निकल जाती है। वो ओलिविया को साथ लेने के लिए आई थी, लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। फिर भी दीदी को एक नजर उसने देख तो लिया, इस बात की उसको खुशी जरूर होती है। इसके बाद ओलिविया की लाइफ मस्त चलती है दोस्तों। फ्लोरी और रोज के साथ वो बहुत ही क्लोज हो जाती है। एक दिन फ्लोरी एक सोल्जर की ड्राइंग बना रही होती है। रोज उसके बारे में पूछती है तो वो उस ड्राइंग को फाड़ देती है। दरअसल कैंप के एक अमेरिकन सोल्जर से वो प्यार करती है, लेकिन रोज को नहीं बताना चाहती। फिर ओलिविया, फ्लोरी और रोज कपड़े की दुकान पे जाती है, क्योंकि रोज और फ्लोरी ने ओलिविया को प्रॉमिस किया था ना कि तुम ढीले कपड़े पहनो तो हम सिल देंगे तुम्हारे लिए। वहाँ पे अमेरिकन इन दोनों जापानीज को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये लोग जापानीज सरकार की खुफिया हैं, और ओलिविया के लिए भी कुछ इंसल्टिंग शब्द कह देते हैं कि तुम इनके साथ घूम रही हो, कहीं तुम भी एंटी अमेरिकन तो नहीं। ओलिविया को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को जल्दी से भुला लेती है। रोज और फ्लोरी को जैसे इन तानों की दोस्तों आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो जरा सा भी दुखी नहीं होती। अब ओलिविया उन दोनों को उनके कैंप में छोड़कर खुद घर लौट रही होती है। तभी फ्यूल खत्म हो जाता है। ओलिविया पीछे से फ्यूल निकालकर टैंक में भर रही होती है, तो वो पास ही में एक पुराना घर देखती है। दरअसल ये बताऊं किसका घर है? मार्था और रे के दादा दादी का घर है ये। ओलिविया देखती जैसे मार्था ने कहा था ना, वहाँ सच में कई पुरातन चीजें पड़ी होती हैं, और क्योंकि ओलिविया आर्कियोलॉजी स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। वो वहाँ से कुछ चीजें ले लेती है। फिर घर आकर वो रे को दिखाती कि ये मुझे तुम्हारे दादा दादी के घर से मिला। आजकल ऐसी चीजें मिलना नामुमकिन है, पर रे को तो इन चीजों की अहमियत नहीं पता दोस्तों। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अगले सीन में रोज और फ्लोरी ओलिविया के लिए ड्रेस सी कर आती है। वो बताती है कि अगर हमारे पापा इसे सीते तो और अच्छा बनता वैसे, लेकिन ठीक है, लेकिन इस युद्ध की वजह से वो काम भी उनसे छिन गया। इस युद्ध ने हमारे परिवार की बनी बनाई जिंदगी बर्बाद करके रख दी। हमें रोज ये इंतजार करना पड़ता कि युद्ध कब खत्म होगा और हम कब से चैन से जिएंगे। अब ओलिविया उनका दुख समझ सकती है दोस्तों, और उन्हें दिलासा देती है कि ठीक हो जाएगा सब।
उन्हें कैंप में छोड़ते वक्त फ्लोरी कहती है, मैं इस कैंप की रखवाली करने वाले एक अमेरिकन सोल्जर से प्यार करती हूँ, एक दिन आप उससे जरूर मिलना। ओलिविया कहती, ठीक है, तुम्हारा प्यार सफल रहे, मैं उससे जरूर मिलूंगी। कहकर ओलिविया वापस घर आती है दोस्तों। तो यहाँ रे उन पुरानी चीजों को जला रहा होता है जो ओलिविया रे के दादा दादी के घर से लेकर आई थी, पुराने घर से मतलब। तो ओलिविया भागी चली आती है कि ये क्या कर रहे हो। रे कहता है, ये काफी पुरानी हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही, इसीलिए जला रहा हूँ। तो ओलिविया गुस्सा हो जाती है कि इन चीजों की अहमियत नहीं जानते क्या तुम? अरे मेरे लिए तो ये खजाना है। बेचारी इतने चाव से इन चीजों को लेकर आई थी और उन्हें जलते हुए देखकर दुखी हो जाती है। घर के अंदर चली जाती नाराज होके। अब रे उसको मनाने जाता है और कहता है कि देखो मैं ठहरा गवार, मैं क्या जानूं क्या चीज क्या है। तुम्हें आर्कियोलॉजी पसंद है इसीलिए मैंने तुम्हारी खातिर उस बारे में एक बुक जरूर पढ़ा था, लेकिन ये पुरानी चीजें तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मुझ बेवकूफ को समझ ही नहीं आया। माफ कर दो मुझे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर भी ओलिविया उससे ठीक से बात नहीं करती। अगले दिन वो ओलिविया के लिए एक लेटर लिखकर काम पे चला जाता है। उसने लिखा होता है कि कल की बात के लिए फिर से सॉरी। अगर तुम्हें पुरातन चीजें चाहिए तो हमारे घर के बेसमेंट में जाकर देखो, वो हमारे पुरखों की ढेरों चीजें पड़ी हुई है, तुम्हारे लिए वो होगा असली खजाना। अब ओलिविया बेसमेंट में जाती है और वहाँ सच में यार उसे खजाना मिल जाता है। रे के परिवार की कई पुश्तों द्वारा इस्तेमाल की गई सारी चीजें वहाँ पर पड़ी होती हैं। ओलिविया उनको एक एक करके बाहर निकलवा कर उन्हें साफ करती है, घर पे जगह जगह उन चीजों को लगवाती है। और वो रे को ना इस बीच बहुत तंग भी करती है, लेकिन ओलिविया की खातिर तंग मतलब कि अब ये यहाँ पे लगा दो, वो वहाँ पे लगा दो, और वो भी ओलिविया की खातिर ये सब खुशी खुशी कर देता है। इस तरह कुछ और महीने बीत जाते हैं और आखिरकार इनके घर में टेलीफोन भी लग जाता है। अब उसे चेक करने के लिए मार्था का पति और रूथ टाउन में जाकर वहाँ से घर के नंबर पे कॉल करते हैं। घर में त्योहार का माहौल बन जाता है। उस जमाने में यार घर पे टेलीफोन कनेक्शन का आना मतलब बहुत ही बड़ा उत्सव होता था, क्योंकि हर किसी के घर पे टेलीफोन नहीं लगता था ना उस समय। ओलिविया बड़ी खुश होती है। फिर वो घर के पास आलू उगाने की कोशिश करती है, लेकिन विंटर शुरू हो जाता है। सभी तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। ओलिविया कुक बुक पढ़कर रे के लिए एक खास केक बनाती है और रात को रे के साथ कैंडल लाइट डिनर करने की सोचती है, जिसके दौरान वो रे के लिए अपने प्यार का इजहार करेगी, ऐसा उसका प्लान है। लेकिन जब रे आता है ना तो उसके हाथ में एक लेटर होता है और उदास दिखता है। वो इंसान जो किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होता था, वो अब फ्रैंकलिन पे चिल्लाता है कि तंग मत करो, निकलो यहाँ से। और ओलिविया की समझ नहीं आता कि उसे अचानक क्या हो गया। दरअसल ओलिविया पिछले कुछ महीनों से जो अपने बॉयफ्रेंड को खत लिख रही थी, उन सभी का जवाब अब लिख के भेजा है उसके बॉयफ्रेंड ने, इसीलिए रे इतना नाराज है। वो ओलिविया को लेटर देते हुए कहता है कि क्या वो जानता नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसका ओलिविया जवाब नहीं दे पाती। किस मुंह से कहती कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तुमसे शादी नहीं की, बल्कि कुछ दिन रहने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जाने के लिए शादी की। पर दोस्तों सच्चाई तो यह है ना, वो धीरे धीरे प्यार करने लगी थी रे को, और ये सब कहने की वैसे उसकी हिम्मत नहीं होती, और उसे डर भी होता है कि रे पता नहीं मुझ पे विश्वास करेगा कि नहीं। ऐसी दुविधा में वो चुप हो जाती है और रे बेचारा नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन ओलिविया अपनी सारी गलतियां कबूल कर लेती है कि मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मैंने सोचा था कि वो मुझे जवाब लिखेगा और मैं उससे शादी कर लूंगी। पापा के कहने पर मैं इस शादी के लिए मान गई थी, मतलब तुम्हारे साथ। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाई और तुम्हारी पीठ पीछे उसको खत लिखती रही। मुझे लगा तुम गांव के आदमी हो, भोले हो, कुछ ना कुछ कहकर मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस चले जाऊंगी। लेकिन तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुमसे इतना प्यार मिला जो मुझे कभी मिला नहीं, और मैंने तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी मासूमियत और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुम जो कुछ करते हो ना, उन सभी चीजों ने मेरा दिल जीत लिया रे, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी। बस इसीलिए खुद पे शर्म आने लगी मुझे कि ऐसे अच्छे आदमी के साथ मैं कितना बड़ा धोखा कर रही हूँ। माफ कर दो रे मुझे। मेरे लिए ना ही ये खत, ना ही वो बॉयफ्रेंड कोई मायने रखता है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रे कहता है कि तुम रो मत, कहकर वो ओलिविया को किस करता है और काम पे चला जाता है। मतलब उसने ओलिविया को माफ कर दिया, लेकिन ओलिविया को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसने रे का दिल दुखा दिया। उस रात वो मार्था के घर जाकर उसे भी सारी बातें बता देती है, अपनी गलतियों के लिए उससे भी माफी मांगती है। वो बता देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन उससे भी बड़ा धोखा मैं रे के साथ करती रही। रे जैसे अच्छे इंसान का दिल तोड़कर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। दरअसल ओलिविया के बॉयफ्रेंड ने लेटर में ये लिखा होता है कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं हो सकता। तुम्हारा और भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है और उसका बच्चा तुम मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रही हो, है ना? तो मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता, मुझे खत लिखना बंद कर दो। इस वजह से भी ओलिविया बहुत दुखी है। वो कहती है कि रे के साथ रहकर मैं उसका दिल और नहीं दुखाना चाहूंगी, मैं उसके साथ रहने के काबिल ही नहीं हूँ। थैंक्सगिविंग के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब सुनकर मार्था परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको लगा कि उसने रे की शादी करवाकर उसे एक अच्छी लाइफ दे दी है, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि हालात ऐसे मोड़ ले लेंगे। अब वो बताती है कि रे और मेरा सबसे छोटा भाई जो युद्ध में मारा गया ना, वो रे के लिए सिर्फ एक भाई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था।
रे उससे बहुत प्यार करता था। उसे खोकर तो रे एकदम टूट गया, यहाँ तक कि अपनी जान देने पे उतर आया था। वो तो इतना दुखी था वो। जैसे तैसे उसको संभाला है मैंने, पर बदकिस्मती से उसकी लाइफ में दोबारा ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर तुम कुछ और दिन यहाँ रहकर उसका विश्वास जीत लोगी और फिर कोई गलत फैसला करके उससे अलग हो जाओगी तो सच में वो सह नहीं पाएगा। इसलिए अगर तुम जाना ही चाहती हो तो प्लीज तुरंत चली जाओ। उसे और झूठी उम्मीद मत दिलाओ। रे टूट जाएगा नहीं तो, लेकिन कम से कम सच्चाई को फेस तो कर लेगा। मैं उसको संभाल लूंगी। ओलिविया घर लौटती है दोस्तों, लेकिन मार्था की बातें सोचकर वो और भी रोती है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जो ओलिविया के बचपन में ही चल बसी थी। और अब रे ओलिविया को शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम्हारे मन में जो भी परेशानी है प्लीज मुझे बता दो। और तब ओलिविया बताती है कि बचपन में मेरी माँ चल बसी, मैं बहुत अकेली पड़ गई उस समय। पापा के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। तब से लेकर जवानी तक मैं बस थोड़े से प्यार के लिए तरस गई थी। ऐसे में मेरी मुलाकात एक सोल्जर से हुई जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगी। उसके साथ अपने परिवार बसाने के सपने देखने लगी, पर उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया। कहकर ओलिविया बहुत रोती है। और तो और दोस्तों, वो अपनी ही नजरों में बहुत गिर चुकी है और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहती है, वो आदमी जो अपने ही होने वाले बच्चे को ठुकराए और मेरे चरित्र पर लांछन लगाए, ऐसे आदमी से मैं प्यार कर बैठी बताओ। और तो और इतने महीनों से मैं उसे विनती करती रही कि मुझे अपना लो। उसके भरोसे मैंने तुम जैसे भले इंसान को धोखा देने की सोची और मुझे आज सच में खुद पे शर्म आ रही है। कहकर वो अपना सर पीटने लग जाती है और फिर रे उसको अगेन शांत करता है। सीधे यहाँ से थैंक्स गिविंग का दिन आ जाता है। सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। इस डिनर के बाद ओलिविया यहाँ से चली जाएगी ऐसा उसने सोचा हुआ है। सब भगवान को किसी न किसी बात के लिए थैंक्स करते हैं। रे की बारी आती तो वो कहता है कि मेरी लाइफ में मेरे भाई के जाने के बाद जो प्यार की कमी हो गई थी वो कमी ओलिविया के आने से पूरी हुई। उसके लिए मैं भगवान को थैंक करता हूँ। आखिर में ओलिविया रोती हुई कहती है कि मेरी 25 साल की लाइफ में मुझे अपने परिवार से जो प्यार, जो विश्वास नहीं मिला, वो सब मुझे यहाँ आप सबके साथ रहकर भरपूर मिला। खासकर मेरे पति से मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए, इसके लिए मैं भगवान से जितना हो सके शुक्रगुजार हूँ भगवान की, और मैं आप सबको बहुत बहुत मिस करूंगी। थैंक्स गिविंग डिनर के बाद ओलिविया घर से जाने के लिए तैयार होती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं दोस्तों। ओलिविया रे से प्यार करती है, लेकिन रे के साथ उसने जो किया उसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाती और इसीलिए रे के साथ रहना उसको ठीक नहीं लगता। रे एक ऐसा इंसान है जो ओलिविया के फैसले की कदर करता है और उसकी मर्जी के खिलाफ वो उसे यहाँ रोक कर भी नहीं रखना चाहता। वो कहता है कि देखो ओलिविया, जब से तुमने इस घर में पहली बार कदम रखा तब से मैं तुमसे प्यार करने लग गया। न सिर्फ तुमसे बल्कि तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे से भी। मैं उसे तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बच्चा मान रहा हूँ। उस दिन चर्च में वेडिंग रिंग लाना भूल गया था, लेकिन वो रिंग मेरे पास अभी भी सेफ है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी तुम्हारे हाथ में पहना दूंगा। ओलिविया पूछती, क्या तुम कभी पूरे मन से मुझे अपना पाओगे? क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ? तो रे कहता है कि मैंने तुम्हें ठुकराया ही कब था ओलिविया, जो अपनाने को कह रही हो? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स हैं तो प्लीज मत जाओ। इस तरह दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं दोस्तों और एक हो जाते हैं। अगले सीन में ओलिविया ड्राइव कर रही होती है, बहुत खुश दिखती है वो। उसके हाथ में वेडिंग रिंग है। वो फ्लोरी और रोज को देखने कैंप में जाती है। वहाँ फ्लोरी का बॉयफ्रेंड जो कि अमेरिकन सोल्जर है, उससे ओलिविया की मुलाकात होती है। दरअसल उसे कहीं ड्रॉप करने के लिए फ्लोरी ने ओलिविया को बुलाया होता है, लेकिन उस सोल्जर के बात करने के ढंग से ओलिविया को भनक लग जाती है कि असल में ये अमेरिकन सोल्जर नहीं बल्कि एक जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर है जिसने अमेरिकन सोल्जर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। खैर उसे ट्रक में पीछे बिठाकर ओलिविया, फ्लोरी और रोज आगे बैठ जाती है और तब ओलिविया फ्लोरी से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो? उसकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वो एक जर्मन है। और तब फ्लोरी बताती है कि हाँ, वो एक जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर है। उसने मुझसे एक मदद मांगी थी कि मैं कैसे भी करके एक अमेरिकन सोल्जर का यूनिफॉर्म ले आऊं, लेकिन मेरा टेलर वाला टैलेंट तो आप जानती है। मैंने उसके लिए यूनिफॉर्म बना डाला जिसे पहनकर वो बिल्कुल एक अमेरिकन सोल्जर लगे और किसी तरह यहाँ से बचकर वापस अपने देश चला जाए। रोज को भी दोस्तों ये बात अभी पता चलती है और वो भड़क जाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ओलिविया कहती है कि तुम ये जो काम कर रही हो, अगर आर्मी को पता चल गया ना तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी दीदी और तुम्हारे पापा उम्र भर के लिए जेल चले जाएंगे। पर फ्लोरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और न ही वो इसे देशद्रोह मानना चाहती है, क्योंकि वो उस सोल्जर से इस कदर प्यार करती है दोस्तों। वो बस सोल्जर को बचाना चाहती है। ओलिविया और रोज के बहुत समझाने के बाद वो सच्चाई को समझ पाती है। ओलिविया कहती है कि थोड़ी दूर पे तुम दोनों उतर जाओ और वापस कैंप पहुंच जाओ। इस सोल्जर को जहां पहुंचना होगा वहां मैं पहुंचा दूंगी। बड़ी मुश्किल से फ्लोरी मानती है और एक जगह गाड़ी रोककर दोनों उतर जाती है। फ्लोरी तो रोते हुए उस सोल्जर से विदा लेती है कि ओलिविया बहुत अच्छी है, तुम्हें सेफ जगह पहुंचा देगी, तुम अपने देश चले जाना। ओलिविया उसको आर्मी के हवाले कर सकती है क्योंकि दोस्तों युद्ध के खत्म होने तक उसे कैद करके रखा जाएगा और जब युद्ध खत्म होगा तो उसे वापस जर्मनी भेज दिया जाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए ओलिविया उसको घर ले आती है। पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों ले आई? तो ओलिविया कहती है कि मेरे पति घर पे नहीं है, जब वो लौट आएंगे तब मैं तुम्हें टाउन के बॉर्डर पे छोड़ दूंगी। कहकर ओलिविया जानबूझकर उसकी आंखों के सामने ट्रक की चाबी टेबल पर रख देती है और इस पॉइंट पर साफ पता चलता है कि ओलिविया कोई प्लान बना चुकी है। वो सोल्जर से कहती है कि तुम अपना ये वाला यूनिफॉर्म उतार लो, ऊपर कमरे में मेरे पति के भाई के कुछ यूनिफॉर्म्स हैं, उनमें से एक निकाल कर पहन लो। इस तरह उसे ऊपर भेजकर ओलिविया बाहर जाती है और ट्रक में जो फ्यूल कैन है उसे निकालकर एक जगह छुपाकर वापस आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कहकर वो जाती किचन में। अब इस बीच जैसा ओलिविया ने एक्सपेक्ट किया था
वो सोल्जर ट्रक की चाबी देखता है और यहाँ पे और इंतजार करने के बजाय ट्रक लेकर बच निकलता है। ओलिविया तुरंत आर्मी को इन्फॉर्म कर देती है कि एक जर्मन प्रिजनर ऑफ वॉर हमारा ट्रक लेकर यहाँ से बच निकला। वो जर्मनी वापस जाने का प्लान बना रहा है शायद, लेकिन गाड़ी में फ्यूल बहुत ही कम है और वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो बात कर ही रही होती है कि उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वो उस सोल्जर का यूनिफॉर्म ले जाकर बाहर डालती है और उस पर फ्यूल डालकर उसको जला देती है ताकि रोज और फ्लोरी इस मामले में फंस ना जाए, क्योंकि ये ड्रेस फ्लोरी ने बनाया था। और उस आग में वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो वाला वो लॉकेट भी फेंक देती है। दूसरी ओर यहाँ ट्रक में फ्यूल खत्म हो जाने से वो रुक जाता है और तभी अमेरिकन आर्मी उस सोल्जर को पकड़ लेती है। तो यहाँ रे और उसका जीजा घर आते हैं। रे तो घबरा जाता है कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या। तो ओलिविया कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। सुनकर रे बड़ा खुश होता है और ओलिविया को उठाकर अंदर लेके जाता है। मार्था का पति कहता है कि यार मैं अभी तेरी दीदी को बुला लेता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। कहकर वो तुरंत जाकर मार्था को ले आ जाता है, क्योंकि मार्था घर पर ही औरतों की डिलीवरी करना जानती है। अगले सीन में बच्चा पैदा हो जाता है। बधाई हो दोस्तों। रे उसे हाथ में उठाकर ऐसे निहारता है कि पूछो मत, जैसे कि उसकी अपनी औलाद हो। ओलिविया तो बस रे को देखती रह जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। इनकी खुशी देखकर मार्था की आंखों में जो खुशी होती है उससे आंसू आ जाते हैं। फिर बच्चे को देखने के लिए चर्च की वो दो बुजुर्ग औरतें फ्लोरी और रोज साथ में आते हैं। सब फ्लोरी धीरे धीरे अपने उस सोल्जर बॉयफ्रेंड को बुला रही है। वो बच्चे का नाम रखते हैं ट्रेल, जो कि रे के छोटे भाई का नाम है जो युद्ध में मारा गया था। अब रोज और फ्लोरी ओलिविया को वो डायरी गिफ्ट करती हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ की खूबसूरत और रेयर तितलियों की ड्राइंग्स बनाई थी। ओलिविया बड़ी खुश होती है। इसके 7 महीने के बाद दिखाते हैं कि ट्रेल अब जरा बड़ा हो गया है। रे, ओलिविया और ट्रेल का ये सुखी परिवार फ्रैंकलिन को साथ लेकर एक छोटे पिकनिक पे जाते हैं। हाँ दोस्तों, यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती थी ना। बहुत प्यारी स्वीट सी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यार गुड फील वाली मूवी थी ना। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।